नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार की करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से जो बिहार में राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, वो साफ संकेत है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हां, हम वापसी के लिए संघर्ष की बात कर रहे हैं। कितना सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बंदे में दम है ये तो बात अभी भी समझ में आ रही है। मानसिक तौर पर कितना वो ठीक है उसको लेकर मतलब सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक या प्रशासनिक फैसले से जो बातें छन कर आ रही हैं वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि नीतीश कुमार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। और उस वापसी की कोशिश के दौर पे मेरा मानना है कि संजय झा की ताजपोशी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और कल पढ़ते अमृत को विकास आयुक्त बनाए जाने के सहारे समझा जा सकता है कि वापसी के लिए नीतीश किस तरीके से छटपटा रहे हैं। उनकी छटपटाहट दिख रही है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी को यह भरोसा दिलाने में तो कामयाब रह गए कि फिलहाल हम गठबंधन तोड़ने वाले नहीं, क्योंकि संजय झा जदयू में बीजेपी के सबसे भरोसेमंद साथी में एक है। यह अलग बात है कि आज अरुण जेटली नहीं है, फिर भी वैचारिक रूप से भी बीजेपी के काफी करीब संजय झा रहे हैं। और संजय झा का रिश्ता बीजेपी में अरुण जेटली से जिस तरीके का था, अगर उसके बाद के रिश्तों की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी से भी उनका रिश्ता रहा है, बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रहा है। यह अलग बात है कि राजीव प्रताप रूडी आज राजनीति के हाशिए पर है। मोदी और शाह से उनकी दूरियां साफ दिखती है। और दूसरा व्यक्ति राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह से भी संजय सिंह के बहुत ही करीब, संजय झा के बहुत ही करीब के रिश्ते रहे। हालांकि वो आज की सियासत में वो भी शाह और मोदी के पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी ही सही कई मौके पर उनसे सलाह लेने या उनकी सलाह मानने पर बाज होते हुए देखा तो जरूर गया है कि शाह मोदी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, संकट की घड़ी में राजनाथ सिंह का वो इस्तेमाल अगर करते हैं तो राजनाथ सिंह उस पर खड़े होते दिखाई तो देते हैं। चाहे सुशील मोदी को हटाने की बात हो, चाहे सरयू राय झारखंड, कई मुद्दे पर हमने देखा है। मतलब राजनाथ सिंह ना चाहते हुए भी आज भी शाह और मोदी की मजबूरी है, जिसके करीब संजय झा है। मतलब संजय झा में और बाकी बहुत सारे लोग संघ और बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अरुण जेटली के यहाँ नियमित आते थे, आज कहीं न कहीं बहुत करीब है सरकार के। राजीव प्रताप रूडी हो, भले हाशिए पे है, लेकिन एक दौर में बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे। राजनाथ सिंह है, तो इनसे जो इनके साथ रहने की वजह से बीजेपी के बहुत सारे लोगों से इनका व्यक्तिगत रिश्ता है। तो कहीं न कहीं संजय झा को जिम्मेवारी देकर बीजेपी को थोड़ा ये सुकून देने की कोशिश की कि देखिए फिलहाल हम बदलने वाले नहीं हैं। और लगातार उनका बयान भी कुछ इसी तरीके का आ रहा है, ताकि बीजेपी इस बात को लेकर निश्चिंत रहे कि नीतीश अभी फिलहाल पाला बदलने की स्थिति में नहीं है या पाला बदलने को नहीं सोच रहे। इसके बाद उन्होंने मनीष वर्मा को लाया कि मनीष वर्मा दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो नीतीश के काफी करीब रहे और लंबे समय से नीतीश के साथ रहे। जैसे संजय झा रहे वैसे ही मनीष वर्मा भी रहे। तो मनीष वर्मा को फील्ड में उतारकर वो जो एक गैप हो गया है पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के बीच, उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें समता पार्टी के सभी पुराने साथियों को एक साथ लाने की जुगत बिठा रहे हैं मनीष वर्मा की तरफ से। लेकिन प्रशासनिक महकमे में वो फिट नहीं, मतलब वो समीकरण बिठाने में पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रहे हैं। दीपक से क्या
रिश्ता है पता नहीं, दीपक बाबू ही जाने और नीतीश बाबू ही जाने, कि इतनी बदनामी के बावजूद भी अभी भी नीतीश बाबू के साथ दीपक बाबू ही बने हुए हैं। ये क्या, और उसी बॉन्डिंग की वजह से जो हमें जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे जो जानकारी है, चंचल कुमार बिहार आना नहीं चाह रहे। और पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि बिहार आएंगे तो चीफ सेक्रेटरी वही बनेंगे, और वो बिहार आएंगे तो दीपक एंड कंपनी जितने हैं सारे के सारे धाराशाही हो जाएंगे, क्योंकि चंचल कुमार के काम करने की शैली अलग नहीं है। चंचल कुमार के रहते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जितनी व्यवस्थाएं चल रही थी, कभी कहीं किसी भी तौर पे कोई छोटा सा रास्ता भी नहीं निकाल पाते, आलोचना की कि कोई गुंजाइश नहीं होती थी उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में। फिर गवर्नेंस को लेकर आज जो गवर्नेंस की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके की खेल होने की चर्चा होती है, चंचल कुमार के रहते हुए कभी भी इस तरीके की चर्चा नहीं। और चंचल कुमार के रहते हुए कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि चीफ सेक्रेटरी और चंचल कुमार के बीच कुछ ऐसा रिश्ता सार्वजनिक हो गया होगा जिस वजह से लग रहा होगा कि चंचल कुमार डोमिनेट तो नहीं कर रहे। उन्होंने उसका भी ख्याल रखा। वो सारी चीजें अभी प्रशासनिक महकमे में टूटती हुई दिख रही है। इनके रहते हुए संजीव हंस पर जो कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पूरी ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। और उस वजह से जो लॉयल्टी का एक केंद्र हुआ करता था नीतीश, चाहे वो प्रधान सचिव हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, एसपी हो, डीएम हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थानेदार हो, हर किसी की लॉयल्टी नीतीश के साथ, हर किसी के नीतीश को लेकर वफादारी। अब संजीव हंस के पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद वो चीजें टूटती हुई दिख रही है। अधिकारी अब बीजेपी के नेताओं का भी फोन उसे ही इंटरटेन करने लगे हैं। अब वो डर गए कि ये हो क्या रहा है, और इस स्थिति के लिए कहीं न कहीं ये जो कंपनी है वो कंपनी जिम्मेवार है। आपसी खींचतान की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। ये अलग बात है कि चीफ सेक्रेटरी बनाने को लेकर जो दौर चल रहा था, जिसमें मीना जी को केंद्र से लाया गया, वो तत्काल जो एक लाला लॉबी का जो आरोप लग रहा था, उस आरोप को रोकने के लिए ये कोशिश हो रही थी कि चैतन्य प्रसाद हो चाहे प्रत्यय अमृत हो, कैसे इस लॉबी को कुछ दिनों के लिए रोका जाए। डीजीपी बनाना था लाला, ऐसा भी लोग कहते हैं कि दोनों पद पर लाला की सेटिंग करना मुश्किल हो रहा था, तो इस खेल में दीपक कुमार भी शामिल हुए और मीना को ले आए। लेकिन मीना के आने के तुरंत बाद ये बात दिखने लगी कि प्रत्यय अमृत इस फैसले को लेकर नाराज है, और नाराजगी यही कि कितने दिनों तक ये छुट्टी पर रहे। खुलकर नाराजगी अपने लोगों के बीच वो व्यक्त करने लगे। तो नंबर 2 बनाने की वजह भी यही माना जा रहा है कि भाई आपको विकास आयुक्त बना दिया गया है, आप नंबर 2 पर आ गए हैं। और कई लोगों को नजरअंदाज करके, चैतन्य प्रसाद हो, के पाठक हो, इन लोगों को सरपास करते हुए इनको नंबर 2 बना दिया गया, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी में जो थोड़ी बहुत चीजें दिखने को मिल रही है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। लेकिन प्रत्यय अमृत की लॉयल्टी हमेशा मेरी नज़र में संदेह के घेरे में रहा है। मुझे याद है 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले, परिणाम आ ही रहा था, सबसे पहले किसी अधिकारियों की लॉयल्टी बदली तो कुछ ऐसे अधिकारी थे जो गुलदस्ता लेकर लालू जी के यहाँ पहुँच गए थे। या फिर अभी जो लालू के तेजस्वी की सरकार हुई और तेजस्वी जो मंत्रालय में जो रिश्ता रहा वो सर्वविदित है। चर्चा जो 100 करोड़ की डील की है, भाई यही तो हुआ। कौन लोग थे? यही लोग तो थे जिन लोगों ने वो डील करवाई। खैर वो सवाल नहीं है। सवाल है कि नीतीश अपने अस्तित्व की लड़ाई, राजनीतिक अस्तित्व के उम्र के अंतिम पड़ाव में वो लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से कभी सुनील गावस्कर को हम लोगों ने लड़ते हुए देखा था, कपिल देव को देखा, सचिन को देखा, हम धोनी को नहीं। हम लोग धोनी इसमें स्मार्ट रहा कि समय से पहले अपने आप को वो इस फील्ड से बाहर कर लिया।
लेकिन नीतीश कुमार राजनीति में, हम लोगों ने शरद यादव को भी देखा, बिहार में अगर कहिए तो जॉर्ज को भी देखा, अब नीतीश को देख रहे हैं कि नीतीश कितनी दूर तलक इन चीज़ों को खींच पाते हैं। लेकिन इतना तय है, नीतीश आखिरी दम तक लड़ने की मद्दा रखते हैं। ये बातें डे टू डे जो चीज़ें आ रही हैं उनसे साफ झलक रहा है। ये अलग बात है कि आज वो उस मानसिक दौर में नहीं है। लेकिन एक बार एक बीजेपी के बड़े नेता ने ही मुझे कहा था कि हाँ संतोष जी, ये बात तो सही है कि अब पहले वाले नीतीश जी नहीं है, लेकिन अगर उनका 10% भी दिमाग चल रहा है ना, तो वो दिमाग आज भी उसका जोरा नहीं है। अब देखना ये होगा कि प्रत्यय अमृत को नंबर 2 की कुर्सी देकर, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर, मनीष वर्मा को फील्ड में उतार कर जो साधना चाहते हैं नीतीश, क्या वाकई में वो साधने की स्थिति में है कि है क्या, बड़ा सवाल है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि अब नीतीश में उधार नहीं रहा, और यही वजह है कि आज नीतीश इस शतरंज के इस चौसर में अकेले खड़े हैं, साथ कोई खड़ा नहीं।